नतीजों का दौर है और कई सारी कंपनियों के नतीजे सामने आ रहे हैं और नतीजों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुका है L&T फाइनेंस का मैनेजमेंट। हमारे साथ हैं कंपनी के MD और CEO सुदीप्ता रॉय। सुदीप्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। और नतीजों की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो वो ऑल टाइम हाई पे रहे हैं और ऐसे वक्त में भी जहां पर हमने देखा कि एक इम्पैक्ट जो था ख़ास तौर पे हीट वेव का, इलेक्शंस का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो बताइए, स्थितियां कितनी बेहतर हुई हैं, कितनी सुधरी हैं? गुड मॉर्निंग। मैं पहले जो बताना चाहूँगा कि ये जो क्वार्टर है जिसमें हमारी जो प्रॉफिट्स है वो 696 करोड़ में आके रुकी है, which is one of the highest profits that we have declared for L&T Finance as an organization. हमारी जो ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग रहा, प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन सेक्टोरल, जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरल हेडविंड्स। कुछ कुछ क्षेत्र में हमारी थोड़ी कलेक्शन की कठिनाई आई। जैसे आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। इसमें कुछ कुछ लोकेशंस में कलेक्शंस में कुछ कुछ कठिनाई आई है। ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो कठिनाई है स्पेशली इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ये ज़्यादातर एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट के कारण है और लिवरेज के कारण कम है। जैसे आपको पता होगा कि बिहार में, जैसे नॉर्थ बिहार में 60 साल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है और उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 से 300 विलेजेस जहाँ पे हम लैंड करते हैं इम्पैक्टेड है। हमारी गुजरात में भी पहले फ्लड हुई है, साउथ गुजरात में फ्लड हुई है, और कुछ कुछ क्षेत्र में इलेक्शन के बाद जो सोशल बेनिफिट्स फ्लो था उसमें थोड़ा रुकावट आई है। इसके कारण हमारी जो कलेक्शंस एफिशिएंसी जो नॉर्मली 99.7 या 99.8% के ऊपर रहते हैं माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, वो थोड़ा घट गया है और घट के 99.43% में आके रुकी है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये शायद इंडस्ट्री बेस्ट है और इसमें L&T फाइनेंस का जो डिसिप्लिन है, L&T फाइनेंस का जो ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है, L&T फाइनेंस का जो लास्ट 10 या 12 साल का जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है ये बिजनेस चलाने में, ये सब एक साथ आके ये रिजल्ट डिलीवर करने में हेल्प किया है। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस के अलावा हमने बाकी लाइंस ऑफ बिजनेसेस में जनरल इलेक्शंस के बाद भी थोड़ा सा क्रेडिट क्वालिटी का वर्सनिंग का साइंस दिखे थे हमको। अभी Q2 में हम बोल सकते हैं कि वो काफी स्टेबलाइज हो गया, और हम जो अभी Q3 में चालू कर रहे हैं, फेस्टिव सीजन चालू कर रहा है, फेस्टिव सीजन का इनिशियल जो कपल ऑफ वीक्स है ये काफी एनकरेजिंग रहा है और हमारी यही आशा है कि ये क्वार्टर अच्छा क्वार्टर रहे। बिल्कुल सुदीप्ता जी, तो आपने जैसे कि अभी माइक्रो फाइनेंस पर भी बात की, तो उससे ही रिलेटेड मेरा सवाल है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट कुछ भी स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं है माइक्रो फाइनेंस में, आपकी कंपनी में भी, और साथ ही साथ सेक्टर एज अ होल पर भी बता दीजिए। देखिए, सेक्टोरली थोड़ा ओवर लेवरेज का इशू है। मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि सेक्टोरली थोड़ा ओवर लेवरेज का इशू नहीं है, लेकिन अगर आप L&T फाइनेंस की बात करें तो हम वी हैव बीन वेरी केयरफुल, हम बहुत केयरफुल रहे हैं और सावधान और सतर्क रहे हैं कि ओवर लेवरेज हमारी कस्टमर का किसी पॉकेट में सडन ओवर लेवरेज या पॉकेट्स ओवर लेवरेज ना हो। इसमें कुछ दो तीन जिसको बोलते हैं गार्ड रेल्स हम फॉलो करते हैं। पहली गार्ड रेल है कि हम जब कस्टमर को लेन करते हैं उसको देखते हैं कि कस्टमर किसी भी और भी लोन, L&T फाइनेंस छोड़ के किसी और भी लोन पे जीरो डीपीडी या डेलिंक्वेंट है कि नहीं। अगर कस्टमर किसी भी और लोन पे जीरो डीपीडी है, हम उनको लेन नहीं करते हैं। दूसरा बात, हम पूरा कस्टमर का भी लिवरेज नहीं देखते, हम कस्टमर का फैमिली लिवरेज देखते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि कस्टमर तो रहते हैं तो कस्टमर फैमिली में रहते हैं। अगर फैमिली में लिवरेज है तो कस्टमर जितना भी वेल मीनिंग ना हो, फैमिली का लिवरेज का इंपैक्ट कस्टमर के ऊपर आता है। तो हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें हम फैमिली लिवरेज हम देखते हैं। थर्ड थिंग जो हम देखते हैं, जैसे एमफिन आपको पता होगा कि नए गार्डरेल्स डाले हैं, लेकिन हमारी जो गार्डरेल्स है कि अगर कस्टमर का पूरा एक्सपोजर 2 लाख से अगर ऊपर ज्यादा है तो उसको हम लेंड नहीं करते। ये जो गार्डरेल है
हम ये 2020 से फॉलो कर रहे हैं। एमफिन का तो गार्डरेल हाल ही में आया है कि 2 लाख के ऊपर लैंड मत करो ओवरऑल लेवरेज, लेकिन हमारी जो ये गार्डरेल है ये 2020 से हम ऑपरेट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट एनी पॉइंट इन टाइम हम एल&टी फाइनेंस से एक ही लोन देते हैं कस्टमर को। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को एक लोन दे दिया, उसके बाद 6 महीने के बाद और एक लोन दे दिया, उसके 6 महीने के बाद और एक लोन दे दिया, कि एक टाइम पे एक कस्टमर का 3 पैरेलल लोन चल रहा है। ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। हमारी पोर्टफोलियो में कस्टमर के पास एक ही लोन होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारी जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, इसमें पहले तो सेल्स पर्सन जाता है, फिर एक इंडिपेंडेंट पर्सन जाता है उसके बाद, जिसको बोलते हैं हम ब्रांच प्रोसेस मैनेजर हम बोलते हैं। तो वो ब्रांच प्रोसेस मैनेजर जाके इंडिपेंडेंट चेक करता है। इसके ऊपर एक थर्ड लेवल चेक होता है जो हम रिस्क कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। हमारी फील्ड में करीबन 1000 रिस्क कंट्रोल ऑफिसर्स है, रिस्क कंट्रोल यूनिट के ऑफिसर्स है। ये लोग जाके चेक करते हैं अबाउट 10 to 15% ऑफ द लेंडिंग। तो जैसे हमारी जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो, इट गोज थ्रू अ 3 लेवल चेक। और ऑब्वियसली हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं, लिवरेज कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। किसी भी मीटिंग सेंटर में अगर कलेक्शन एफिशिएंसी 98% के नीचे चला गया तो हम वहां पे सोर्सिंग बंद कर देते हैं और उसके वहां पर कलेक्शन की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आपको जो मैंने बताया, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारी जो प्रोसेसेस और फिलॉसफीज है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, ये काफी स्ट्रक्चर्ड है, काफी डिसिप्लिन्ड है और फोकस टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट लेवरेज कस्टमर्स डू नॉट कम ऑन बोर्ड। जो कस्टमर की लेवरेज है वो हमारे पोर्टफोलियो में ना आए। इसी के कारण इंडस्ट्री में ओवर लेवरेज की कंडीशन दिख रही है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में ओवर लेवरेज की इंसिडेंस कम है। जैसे हमारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने बताया है, ओवरऑल एलटीएफ प्लस 4 लेंडर्स इज ओनली 5.4% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ये काफी कम है इंडस्ट्री के मुताबिक, और हम इसको मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, बल्कि इसको और भी कम करने का कोशिश करेंगे। तो इन समरी, हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी की जो डिटेरियोरेशन है, प्राइमरीली ड्यू टू एनवायरमेंटल इंसिडेंसेस एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टॉपेज ऑफ सोशल फ्लोस कुछ स्टेट में, रादर देन एनी केस ऑफ ओवर लेवरेज। ठीक है सुदीप्ता जी, अब ज़रा फेस्टिवल डिमांड की चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने पहले सवाल में भी इस चीज़ का जिक्र किया और हमने देखा कि बजाज ऑटो ने ख़ास तौर पे हाईलाइट भी किया कि टू व्हीलर सेल्स जो है वो ख़ास तौर पे बहुत कमाल की नहीं है अगर इस फेस्टिव सीज़न में देखें। आपका क्या इस पे नज़रिया है और किस तरह से आने वाले फेस्टिवल सीज़न को आप देख रहे हैं और किस तरह का होने वाला है? ये पहले महीने के अक्टूबर के पहले 10 दिन थोड़ी रेंज बाउंड रही है डिमांड, लेकिन हम हाल ही में, आज हम 21 तारीख को है, और जो डिमांड हमको अभी जो डिमांड दिख रहा है, ये डिमांड काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है, और डिमांड में जो बढ़ोतरी आई है इसमें हम सेटिस्फाइड है। हमारी जो डिमांड, जो बहुत अच्छा डिमांड दिख रही है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा डिमांड दिख रही है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा टाइम गया लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश नहीं हुआ और लास्ट ईयर वाटर टेबल्स भी काफी नीचे आ गए। इस बार भर के बारिश हुई है कंट्री में, और ट्रैक्टर जो डिमांड है वो अभी काफी उभर के आया है। इनफैक्ट दशहरा में, जो सिंगल डे ऑफ दशहरा में हमने रिकॉर्ड ट्रैक्टर का फाइल बुकिंग किया है हमने, और हमारी जो ट्रैक्टर डिमांड है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और दिवाली में मेरे को लगता है कि ट्रैक्टर डिमांड पीक करेगा। तो ओवरऑल टू व्हीलर डिमांड इन द लास्ट वीक का ग्रोथ जो दिख रहा है हमको, काफी सेटिस्फैक्टरी डिमांड ग्रोथ दिख रहा है। ट्रैक्टर का काफी सेटिस्फैक्टरी डिमांड दिख रहा है। और हम ये बताना चाहूंगा कि हम अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन काफी एक्सपेंड किए हमने। हमारी जो डीलरशिप पॉइंट्स है, हमारी जो पार्टनर्स है, ओईएम पार्टनर्स है, उनका डीलरशिप पॉइंट पे हमने काफ़ी अच्छा मैन पावर प्रेजेंस रखी है। और इस बार जो हमको देखने को मिला है कि जो स्टॉक है और जो ओईएम स्टॉकिंग है, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर अच्छा कस्टमर ऑफ टेक आएगा ड्यूरिंग दिवाली, वी आर वेरी वेल प्लेस टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट। बिल्कुल सुदीप्ता जी, तो मेरा सवाल अभी एक्चुअली एनपीए रिलेटेड है। दो हम देख रहे हैं कि जो जीएनपीए और एनपीए थोड़े से ही लेवल से बड़े हैं, लेकिन जैसे कि आपने टारगेट बताया हुआ है कि 2026 तक आपका 3% का टारगेट है जीएनपीए को। हालांकि अभी काफ़ी समय है,
करंट जो सिचुएशन चल रही है एनबीएफसी सेक्टर पे, उसे लेकर आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपने टारगेट दिया है वो अचीवेबल है? हाँ, देखिए इसमें दो चीज है। इसमें क्या है कि हमने पहले बोला था कि माइक्रो फाइनेंस में देयर आर सम सेक्टोरल चैलेंजेस। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस है। तो माइक्रो फाइनेंस में कुछ कुछ लोकेशंस पे हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा डिटेरिएट हुआ है। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखेंगे कि जून से लेके सितंबर तक 13 बेसिस पॉइंट्स की डिटेरिएशन आई है, जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। हमारी जो जीएसटी के एलिवेशन है, ये थोड़ा हमने जो रिपोजिशन बिफोर 90 डीपीडी, इसके भी हम स्पेशली हमारा जो ट्रैक्टर बिजनेस है, इसमें हमने थोड़ा रुकावट डाली है। इसमें हम अब अभी रिपोजेस करते हैं तो 90 डीपीडी के बाद ही रिपोजेस करते हैं, उसके कारण थोड़ा जीएसटी में इंक्रीज आया है। और जैसे हमने हमारा इन्वेस्टर डेक में भी हमने दिखाया है कि हमारी जो NS3 है, ये भी थोड़ा, इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी है। अभी कुछ कुछ बिजनेसेस में, जैसे आपको पता होगा कि जनरल इलेक्शंस के कारण कुछ कुछ बिजनेसेस, और फिर मई में हीट वेव आया था, कुछ कुछ बिजनेसेस में थोड़ा बहुत कलेक्शन एफिशिएंसी में डिटोरेशन आया था, जैसे टू व्हीलर एटसेट्रा में थोड़ा डिटोरेशन आया था। वो जैसे काफी स्टेबलाइज हो गया Q2 में, लेकिन जो फ्लो हुआ था वो थोड़ा फ्लो करते रहे। जैसे आपको पता होगा, 100 रुपया फ्लो होता है, उसमें तो सारे वापस नहीं आता है, वो फॉरवर्ड फ्लो होता रहता है। तो वो Q2 में वो थोड़ा फॉरवर्ड फ्लो का जो दिख रहा है, वो जो इन परसेंटेज नंबर्स में थोड़ा फॉरवर्ड फ्लो दिख रहा है। सो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जितना स्टेबलाइज करें। जैसे आपको पता होगा, लक्ष्य गाइडेंस के अगेंस्ट जीएसटी और NS3 का 3% और 1% टारगेट है। हम इसके ऊपर फोकस रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि गोइंग फॉरवर्ड वी ब्रिंग आवर NS3s एंड GSTs विद इन दोस टारगेट लेवल्स। बिल्कुल सुदीप्ता जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार और नतीजों पर चर्चा करने के लिए भी।